उसके बाद में मैं आपको समझा दूं, पहले इधर देखिए सब लोग। ए गाइस, यहां पे एक सेक्शन है, उस सेक्शन का नंबर है सेक्शन नंबर 17 टू क्लॉज नंबर 7। अब ये क्या बोलता है समझने की कोशिश करना। ए गाइस, अगर एम्प्लॉयर बोलो, एम्प्लॉयर ने अगर कंट्रीब्यूशन किया आरपीएफ में तो क्या होगा? अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में तो क्या होगा? और एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया अगर एनपीएस में, एनपीएस का मतलब होता है न्यू पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, ये अपन पढ़ेंगे आगे, डिडक्शन में भी आएगा। गाइस, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो क्या होगा? एक बात बताओ, आपको मैंने यह बताया था कि अगर आपको याद रहेगा तो एम्प्लॉयर ने अगर आरपीएफ में पैसा डाला तो आपको पता है मैंने ये बोला था 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है। हां, चाहिए तो जाके उधर देख लो करके, जहां आरपीएफ वाला पॉइंट था वहां पे, कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया आरपीएफ में तो 12% ऑफ सैलरी है, वो 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है। उसके बाद अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड जो था उसमें मैंने ये लिखा था कि एम्प्लॉयर ने अगर अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया तो वहां पे मैंने ऐसा लिखा था अप टू 7,50,000 तक एग्जेम्प्ट है, ऐसा लिखा हुआ है, देख लो चाहिए तो आप चाहिए तो देख लीजिए एक बार। तो देखो, आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया तो 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है। अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया तो अप टू 7,50,000 तक एग्जेम्प्ट है। एंड गाइस, एनपीएस में तो कंट्रीब्यूशन जितना भी अगर एम्प्लॉयर करता है वो पूरा टैक्सेबल होता है। अब एक बात समझना, मैं आपको जब अब एक जो लाइन बोलने वाला हूं इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जो मैं लाइन बोलने वाला हूं इस लाइन पे ध्यान दीजिए। लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि एम्प्लॉयर ने अगर आरपीएफ, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड एंड एनपीएस, इन तीनों में मिला के अगर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया है, किससे ज्यादा किया है? 7.5 लाख रुपए से ज्यादा, तीनों में मिला के, आरपीएफ, एएसएफ, एनपीएस मींस रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, न्यू पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन या नेशनल पेंशन स्कीम, इन तीनों में मिला के अगर 7.5 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया ना, तो जितना भी एम्प्लॉयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन है 7.5 लाख के ऊपर, वो तुम्हारा परक्यूजिट माना जाएगा। बोलो क्या माना जाएगा? परक्यूजिट। एंड ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। देखो, लॉ बड़ा सिंपल है कि अगर आप पहले तो मैं आपको यह बता रहा था आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया तो 12% तक एग्जेम्प्ट होता है एंड ऑल। फिर मैं बता रहा था कि भैया अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड जो है उसमें अप टू 7.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है। एनपीएस में किया वो तो पूरा टैक्सेबल है। लेकिन ये लोग अब क्या बोलते हैं कि इन तीनों में मिला के अगर एम्प्लॉयर ने 7.5 से ज्यादा डाला है तो जितना 7.5 से ऊपर वाला है वो सीधा टैक्सेबल हो जाएगा, वो सीधा टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखिए सब लोग। जैसे एक एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो सैलरी मान लो 80 लाख रुपया है। बोलो कितना सैलरी है? 80 लाख रुपए से। अब ये 80 लाख रुपए जो सैलरी है, इस सैलरी का उसने मान लो कंट्रीब्यूशन किया आरपीएफ में, और आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन जो किया है वो मान लो 11% कंट्रीब्यूशन किया है, तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 80 लाख का 11%, 8,80,000। अब एक बात बताओ, आप बोलोगे एम्प्लॉयर ने सर कंट्रीब्यूशन किया तो 12% तक तो एग्जेम्प्ट है। आंसर इज यस, 12% ऑफ द सैलरी एग्जेम्प्ट है ना, आरपीएफ में किया तो। लेकिन गाइस यहां ध्यान रखिए भाई, 12% तक एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन 7.5 लाख के ऊपर जा कंट्रीब्यूशन है, और 7.5 के ऊपर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,30,000। ये 1,30,000 एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में एज अ परक्यूजिट।
तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जब भी भाई साहब अगर कोई भी एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के लिए आरपीएफ में पैसा डालता है, एएसएफ में डालता है, एनपीएस में डालता है, सबका मिला के अगर 7.5 के ऊपर वाला है तो वो सीधा परक्यूजेट बना दो। क्या बना दो? सीधा परक्यूजेट, और वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लिखिए जैसा मैं लिखवाता हूं वैसे। सबसे पहले हेडिंग दीजिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 7। 12% क्यों दिया? 7.5 लाख तक है, उसमें जो होगा 12% तक एग्जेम्प्ट है। अगर 7.5 के ऊपर है तो सीधा टैक्सेबल है। लिखिए एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स आरपीएफ, एएसएफ, एनपीएस। हेडिंग दो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स आरपीएफ, एएसएफ, एनपीएस। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो जैसा मैं लिखवाता हूं। लिखो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट लाइन में लिखो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, employer contribution towards recognized provident fund, approved superannuation fund, recognized provident fund, approved superannuation fund, national pension scheme in excess of rupees 7,50,000, in excess of rupees 7,50,000 is treated as perquisite, and it is taxable in hands of employee, and it is taxable in hands of employee, and it is taxable in hands of employee under the head salary, and it is taxable in hands of employee under the head salary। तो आपने मैंने क्या बोला? वापस बोलो एक बार कि एम्प्लॉयर ने किसमें कंट्रीब्यूशन किया? आरपीएफ, एएसएफ, एनपीएस, सब में मिला के 7.5 लाख के ऊपर है तो ऊपर वाला क्या माना जाएगा? परक्यूजेट। अब एक बात समझना, जैसे इस एग्जांपल में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया 8,80,000 तो 7.5 के ऊपर वाला कितना? 1,30,000। तो 1,30,000 है वो टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। अब एक बात समझना, ये 1,30,000 पे अब हर साल जो इंटरेस्ट आएगा ना, वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा एज अ परक्यूजेट। मतलब 7.5 लाख रुपए के ऊपर जितना कंट्रीब्यूशन किया वो तो टैक्सेबल होगा ही होगा। अब हर साल उस पे इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा? हर साल उस पे इंटरेस्ट जो अक्रू होगा वो अक्रूड इंटरेस्ट भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो एक लाइन छोड़ के लिखिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 17A। लिखो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 17A, सॉरी 7A। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 7A। भाई साहब बैठ जाओ सब लोग। किधर घूम रहे हो? गार्डन में घूम रहे हो क्या? चलो इधर देखो सेक्शन 17 to 7A। लिखो एनुअल एक्रिएशन। एक्रिएशन का स्पेलिंग क्या होगा? ACCREATION। एनुअल एक्रिएशन ऑफ डिविडेंड, एनुअल एक्रिएशन ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट, एनुअल एक्रिएशन ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट
on employer contribution, annual accretion of dividend or interest on employer contribution of more than 7,50,000, employer contribution of more than 7,50,000 is treated as perquisite, in hands of employee, is treated as perquisite in hands of employee, and it is taxable under the head salary. Treated as perquisite in hands of employee, and it is taxable under the head salary. And it is taxable under the head salary. तो मैंने क्या लिखा कि देखो, एक तो 7.5 के ऊपर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो टैक्सेबल है, और ऊपर वाले पे हर साल जो इंटरेस्ट एक्रिएशन होगा, इंटरेस्ट अक्रूड होगा, वो भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। लेकिन सर कैसे निकालेंगे कि 7.5 के ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट कितना आया, ये कैसे निकालेंगे? तो भाई साहब इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। क्या दिया? फॉर्मूला। तो मेरे साथ साथ लिखिए, टैक्सेबल इंटरेस्ट कितना आएगा इज इक्वल टू पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। लिखो लिखो, हाँ, PC डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। PC डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। अब सबका मतलब क्या है वो अपन लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए कि PC का मतलब क्या है। तो PC मीन्स एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन RPF, ASF, NPS in excess of 7,50,000 in current year. CY मतलब current year. Employer contribution in RPF, ASF, NPS in excess of 7,50,000 in current year. ये तो तुम्हारा आ गया PC। उसके बाद अपन देखेंगे ये तो PC1 क्या होगा, इज इक्वल टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन RPF, ASF, NPS in excess of 7,50,000 in last previous years, मतलब पिछले सालों में, preceding previous years, in last previous years। उसके बाद आपका क्या निकालना बाकी रहा? TP1 ना, TP1 इज इक्वल टू इंटरेस्ट या डिविडेंड ऑलरेडी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 1727A इन लास्ट प्रीवियस ईयर्स, इन लास्ट प्रीवियस। अब और क्या निकालना बाकी है? बच गया आर। बोलो 2 भी निकालना, 2 तो 2 रहेगा ना। आर का मतलब होता है इज इक्वल टू आई डिवाइड बाय एफ एवरेज, आई डिवाइड बाय एफ एवरेज। आई का मतलब क्या है देखते हैं। हाँ, दैट इज इनकम फ्रॉम
आरपीएफ, एनपीएस, एएसएफ इन करंट ईयर एंड एफ एवरेज, मतलब भाई साहब मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलते हैं? एफ एवरेज मींस, एफ एवरेज ही बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? हाँ, ऐसा नहीं, उसमें फॉर्मूला में एफ एवरेज ही लिखा है, एफ एवरेज। इसका मतलब क्या है बता रहा हूं। एग्रीगेट बैलेंस ऑफ आरपीएफ, एनपीएस, एएसएफ ऑन 31 मार्च 2024 प्लस एग्रीगेट बैलेंस ऑफ आरपीएफ, एनपीएस, एएसएफ ऑन 31 मार्च 2025 डिवाइड बाय 2। हाँ, अरे भाई ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2 है ये, तो डेट ही तो लिखी है। एग्रीगेट बैलेंस ऑफ आरपीएफ, एनपीएस, एएसएफ ऑन 31 मार्च 2024, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग बैलेंस एंड इस साल का क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2। क्या इसमें दिक्कत है तुमको? तुमको इसमें बेटा क्या दिक्कत आई तुमको? हाँ, मेमोरी लॉस? हाँ जी, यस पीपल, हाँ जी, झालं? कितने लोग स्टिल राइटिंग? क्या बोले तो? चलिए चलो, क्या हो रहा है ये सर? ये बोलता है ये सब हट जाएगा ना डीटीसी। पहली चीज तो डीटीसी नहीं आएगा, डीटीसी नहीं आएगा, इनकम टैक्स एक्ट ही रहेगा। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाएगा, उसमें सेक्शन नंबर का रीफ्रेमिंग होगा, ऐसा होगा, बट रहेगा इनकम टैक्स एक्ट ही मेरे हिसाब से, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग बोलता है। अगले साल या अगले साल, अभी 2-4 दिन पहले सीबीडीटी ने एक टैब निकाला है कि आपको किसी सेक्शन को इजी कराना है तो उनको सजेशन दो, आप भी दे सकते हो। मैं तो दे दूंगा उनको, मैंने ऑलरेडी दिया है। तो उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे और उसमें ऑप्शन है, आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपका नाम डालिए, लॉगिन करिए और फिर कौन कौन से पॉइंट पे सजेशन देना है कि हमको ये सेक्शन में इसको ऐसे इजी बनाना है। डीटी हटा दो, हमारे पेट पे लात मारना चाहती हो तुम, बट तुम भी नपे जाओगे, ध्यान रखना। तुमको क्या लगता है करके, ठीक है भैया सीए करके फिर तुम करोगे क्या? ये तो बोलो डीटी हटा दो करके, बस वो बोलता है ना कि हम पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे करके, ठीक है। कम मिर्जापुर में बोला था ना, बोला हम भी पहले गए। हाँ? चलो अब एक बात समझना, इधर देखिए सब लोग, हाँ सब लोग अपने अपने सजेशन दे देना, ठीक है। कुछ लिख लेना, फाइनेंस मिनिस्टर को हटा दो और सोचो फाइनेंस मिनिस्टर ही पढ़ रही हो उसको, ठीक है, गुस्सा हो जाए वहीं पे, बोले क्या बोल रहा है। हाँ चलो इधर देखो, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन गाइज। ए भाई देखो, एक तो भाई साहब, ए भाई प्लीज, एक तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया, अगर गाइस आरपीएफ, एएसएफ, एनपीएस में 7.5 से ज्यादा किया तो 7.5 से ज्यादा वाला परक्यूजिट है वो टैक्सेबल होगा। बोलो 7.5 से ऊपर वाला टैक्सेबल है। अब एक बात समझना, 7.5 के ऊपर वाला टैक्सेबल तो है, बट वो ऊपर वाले पे हर साल जो इंटरेस्ट अक्रूड होगा ना वो भी टैक्सेबल है। बट आप क्वेश्चन यहां पे ये आता है, सर कैसे निकालेंगे कि 7.5 के ऊपर वाला इतना है, इस पे इंटरेस्ट। अब देखो हर साल हो सकता है 7.5 से ऊपर, 7.5 से ऊपर, तो हर साल जो 7.5 के ऊपर वाला है उस पे इंटरेस्ट आया, उसके इंटरेस्ट पे वापस इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ, तो कैसे निकाले? बड़ा डिफिकल्ट आएगा ना, तो इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया।
कि और डिफिकल्ट बना दो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एक फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला क्या बोलता है पता है? पीसी डिवाइड बाय 2। पीसी डिवाइड बाय, पीसी का मतलब प्रेजेंट ईयर में, मतलब करंट ईयर में। प्रियंका चोपड़ा, कौन बोलता है? प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड डिवाइड बाय 2 करके, ठीक है। यार एक बात बताओ, वो है आधा बट बोलता पीसी डिवाइड बाय 2। हाँ चलो इधर देखो, तो करंट ईयर में एम्प्लॉयर ने जो 7.5 के ऊपर कंट्रीब्यूशन करंट ईयर में किया है, वो कितना किया है वो ले लो, दैट इज द पीसी। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 के ऊपर वाला करंट ईयर में कितना है वो ले लो और डिवाइड बाय 2 कर दो। 2 तो याद रह ही जाएगा। मल्टीप्लाई बाय आर, आर क्या है अभी अपन देखेंगे, और उसमें ऐड करो PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। PC1 का मतलब क्या होता है कि पिछले सालों में, क्या बोला मैंने, जिस जिस ईयर में 7.5 के ऊपर कंट्रीब्यूट किया था वो सबकी टोटल कर दो। मतलब पिछले सालों में एम्प्लॉयर ने जो 7.5 के ऊपर कंट्रीब्यूशन किया था उसकी टोटल कर दो, दैट इज कॉल्ड PC1 प्लस TP1। TP1 मतलब पिछले सालों में इस सेक्शन में ऑलरेडी इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल हुआ था, वो TP1 आ जाएगा। तो TP1 मतलब इंटरेस्ट डिविडेंड ऑलरेडी इस सेक्शन में टैक्सेबल पिछले सालों में कितना हुआ है वो ले लीजिए। मतलब एक बात बोलूं, यहां PC1 में क्या आ रहा है कि पिछले सालों में जो 7.5 के ऊपर 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 वाला है वो आप टोटल कर दो, मतलब ये टैक्सेबल हुआ होगा, और उस ऊपर 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 वाले पे जो इंटरेस्ट आया होगा पिछले सालों में वो टैक्सेबल हुआ होगा। तो पिछले सालों में 7.5 के ऊपर 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 वाला जो रहेगा वो ले लो, और पिछले सालों में इंटरेस्ट इस फॉर्मूला के हिसाब से जो टैक्सेबल हुआ होगा वो ले लो। अब आप मल्टीप्लाई करो आर। आर का मतलब होता है रेट, और आर का मतलब क्या होता है? आई डिवाइड बाय एवरेज। और आई डिवाइड बाय एवरेज मतलब आई मतलब इस करंट ईयर में, ये करंट ईयर में आपको आरपीएफ, एसपीएफ करके, आरपीएफ है या फिर एनपीएस है या फिर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड से कितना इनकम हुआ, इंटरेस्ट डिविडेंड करंट ईयर में कितना आया वो ले लो और डिवाइड कर दो उस फंड के बैलेंस के, मतलब एवरेज बैलेंस है। एवरेज बैलेंस मतलब जो ओपनिंग में फंड में बैलेंस कितना था, क्लोजिंग में फंड में बैलेंस कितना, डिवाइड बाय 2 करके जो आएगा वो ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड योर एफ एवरेज। सो इंटरेस्ट इस साल का कितना है, डिवाइड बाय एफ एवरेज कर लीजिए तो आपको रेट मिल जाएगी। अपन एक काम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन से इसको समझेंगे। अभी तक ये कभी एग्जाम में आया नहीं है, बट भैया मॉड्यूल में दे रखा है, बुक में दे रखा है। एक बार आरटीपी में एक एमसीक्यू पूछा गया था करके, ठीक है। तो भैया कुछ भी हो सकता है, कुछ कर नहीं सकते। आ जाइए सब लोग आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 23। वाओ, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। एक खजूर है, लास्ट वाले बच्चे पिंक पिंक पहन के आए हो दोनों आज। हम्म और बैठे भी चिपक के हो। पास में 2 फीट जगह पड़ी है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स अपॉइंटेड एज अ CFO of the ABC Limited in the Mumbai on 1/9/2022। तो 1/9/2022 को ये जो बंदा है किसी कंपनी का CFO बना है ABC लिमिटेड का। इसकी बेसिक सैलरी 6 लाख रुपीज पर मंथ है। ही पेड द DA इज 8% ऑफ द DA मिलता है उसको, तो ही इज पेड 8% एज DA। तो 6 लाख पर महीने का सैलरी है, एक महीने का सैलरी है, साल का नहीं है गरीबो, एक महीने का है। एक महीने का 6 लाख रुपया सैलरी, बहुत बड़ा होता है अमाउंट। ही इज पेड 8%। तो तुमको मेरे से ही तकलीफ है क्या? बोला आप तो ज्यादा ही कमाते हो इससे, ठीक है।
गरीब आदमी चेहरा देख के लगता है करके, ठीक है। उसके बाद 6 लाख पर मंथ सैलरी है, 8% है वो डीए है। ही कॉन्ट्रीब्यूट 10% ऑफ हिज पे एंड डीए टूवर्ड्स द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। मतलब वो आरपीएफ में पैसा डालता है, वो 10% डालता है। एंड कंपनी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट, उसकी कंपनी भी सेम डालती है, मतलब वो भी 10% डालता है पैसा और कंपनी भी इतना ही पैसा आरपीएफ में डालती है। एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ द आरपीएफ दे रखा है 1/4/2023 को, 31 मार्च 2024 को, 31 मार्च 2025 को, 9,81,137, 27,43,084, 048, 46,48,555 रेस्पेक्टिवली। ये 3 डेट का आरपीएफ का एक्यूमुलेटेड बैलेंस दे रखा है। कंप्यूट द परक्यूजिट वैल्यू चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द अंडर सेक्शन 1727 एंड 1727A फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 एंड असेसमेंट ईयर 25-26 प्रायर टू 1 सितंबर 2022। ही वॉज अ कंसल्टेंट एंड उसकी इनकम पहले बिजनेस हेड में टैक्सेबल होती है, पहली बार बंदे ने जॉब ज्वाइन किया है। अब चलिए अपन एक काम करते हैं, एक एक साल का देखना चालू करते हैं। सबसे पहले उसने जॉब ज्वाइन कौन से ईयर में किया? क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 23। बंदे का नाम क्या है? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स, अस्मित मिस्टर एक्स, इधर देख। हाँ, अब एक बात समझना, मिस्टर एक्स, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले इसका जॉब कौन से ईयर में ज्वाइन किया उसने? सो फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 में, असेसमेंट ईयर 23-24 में क्या होगा? पहले अपन उस ईयर की बात करते हैं, पहले उस साल क्या हुआ होगा। मुझे एक बात बताओ, उस साल में उसकी बेसिक सैलरी कितनी रही होगी? बेसिक सैलरी तो मैं बोलूं 6 लाख रुपए का पैकेज था महीने का। और कितने टाइम तक उस साल में वो उसने जॉब कब ज्वाइन किया था? बोलो ना। हाँ, कितने? 1 अक्टूबर को ज्वाइन किया था, सितंबर को, तो कितना? 7 महीना। तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 महीना तो कितना? 42 लाख उसका सैलरी था। उसका डीए कितना रहेगा? तो 8% ऑफ बेसिक सैलरी, 3,36,000। तो इसका टोटल कितना रहेगा? 45 लाख। 45 लाख। अब एक बात बताओ, 45,36,000 और उसका एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन करता है आरपीएफ में? देखो, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो इग्नोर करते हैं क्योंकि खुद ने टैक्स भरने के बाद ही किया होगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में कितना है? तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है? बोलो ना। 10% ऑफ 45 लाख है ना शायद, 45,36,000 का कितना? 10%। तो कितना आएगा? 4,06,000 आएगा। और एक बात बताओ, मैं बताऊं, हमने ये पढ़ा हुआ है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में एम्प्लॉय के हाथ में अगर 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है। ए भाई, 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है ना, तो ये 12% तक ही तो है, क्योंकि आप देखिए आपने 10% ही किया है तो 12% ऑफ सैलरी तक ही है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, क्या एम्प्लॉयर ने 7.5 से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है क्या? एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन जो किया है वो तो सिर्फ 4,53,600 किया इस साल में। तो मैं बोलूं 7.5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो परक्यूजिट आपका 1727 में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अरे बोलो ना हां। तो लिखो कंक्लूजन, यहीं पे लिखो कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में लिखो, सिंस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स आरपीएफ
is not more than, since employer contribution towards RPF is not more than 7,50,000 per annum, since employer contribution towards RPF is not more than 7,50,000 per annum, so nothing is taxable. Nothing is taxable under section 1727 and 1727A in previous year 22-23. Since employer contribution towards RPF is not more than 7,50,000 per annum, so nothing is taxable under section 1727, 1727 and 1727A in the previous year 22-23. अब एक बात बताओ, अगले साल क्या होगा? अब अपन अगले साल चलते, ये तो पूछा ही नहीं था क्वेश्चन में, तो भी ये मैंने आपको बताया क्योंकि मेरे को कंसेप्ट डेवलप अगले साल के लिए करना था। अब चलिए अगले साल की बात करते। अगले साल कौन सा प्रीवियस ईयर है? 23-24 असेसमेंट ईयर, 24-25। अब एक बात बताओ, अगले साल का बेसिक सैलरी कितना होगा? बेसिक सैलरी 6 लाख मल्टीप्लाई बाय पूरे 12 महीने काम करेगा, कितना आएगा? 72 लाख। हां भाई, अब एक बात समझना, डीए कितना रहेगा? 8% ऑफ बेसिक, 576। तो छोछल कितना रहेगा? 77,76,000। कशिश रुक जा बेटा एक बार, 77,76,000। अब मुझे एक बात बताओ, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा इसमें आरपीएफ में? तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स आरपीएफ कितना होगा? मैं बोलूं 10%, तो 77,76,000। देखो जब भी 10% होता है ना, तो आपको एक जीरो कम कर देने का बस। तो 7,77,600 आया। अब मुझे एक बात बताओ, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो 7,77,600 है, तो मैं ये बोलूं यहां पे 1727 में कितना टैक्सेबल होगा? अगर 7.5 से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया तो ऊपर वाला टैक्सेबल होगा। तो मैं बताऊं यहां पे एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कितना होगा? तो टैक्सेबल अंडर सेक्शन 1727, तो जो 7.5 लाख के ऊपर है वो टैक्सेबल हो जाएगा परक्यूजिट। तो 777,600 माइनस 7,50,000, तो कितना बचा? हाँ, 27,600 है, ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट, अब इस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट आया होगा वो भी टैक्सेबल होगा। हाँ भाई, अब टैक्सेबल कितना होगा? तो मैं दूसरी लाइन में लिख रहा हूं टैक्सेबल अंडर सेक्शन 1727A, एंड 1727A में टैक्सेबल करने के लिए आपको इन्होंने फॉर्मूला दिया कि आप एक काम करो, आप ले लीजिए PC डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय R प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय R। अब एक बात बताओ, अब आप एक बार के लिए रुक जाओ, एक बार के लिए रुक जाओ, मेरे को एक बात बताओ, आपका पीसी कितना है? पीसी मतलब करंट ईयर में एम्प्लॉयर ने 7.5 के ऊपर कितना कंट्रीब्यूट किया? तो मैं बोलूं 27,600 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई, मुझे क्या करना है? R। और एक बात बताओ, रुक 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 जरा रुक।
मैंने क्या बोला, यहां PC1 एंड TP1 मल्टीप्लाई बाय PC1 किसको बोलते हैं कि पिछले सालों में 7.5 के ऊपर एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया था, तो मैं बोलूं ये तो 0 है, क्योंकि पिछले सालों में आपने देखोगे तो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन है वो 453 किया था और उसके पहले तो उसका जॉब था ही नहीं। तो पिछले सालों में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन जो किया था वो 7.5 से ज्यादा नहीं था, और पिछले सालों में जब ज्यादा नहीं था तो उसके ऊपर इंटरेस्ट वो भी कुछ भी टैक्सेबल नहीं हुआ होगा। तो मैं बोलूं इस फॉर्मूला का जो सेकंड लेग है वो यहां काम का है भी नहीं। हां भाई, क्योंकि ये क्या बोल रहा था, लास्ट ईयर 7.5 से ज्यादा कितना कंट्रीब्यूशन किया, और पिछले सालों में इंटरेस्ट एम्प्लॉयर ने जो 7.5 के ऊपर कंट्रीब्यूशन किया था उसका इस पर्टिकुलर सेक्शन में कितना टैक्सेबल हुआ, तो ये दोनों ही यहां पे नहीं है। तो भाई साहब ये वाला लेग मेरे काम का नहीं है। अब मुझे चाहिए आर, क्योंकि मेरे पास पीसी की वैल्यू आ गई, 2 की वैल्यू आ गई, आर चाहिए। और आर के लिए मैंने क्या बोला पता है, आप ले लीजिए आई डिवाइड बाय एफ एवरेज। आई का मतलब होता है करंट ईयर में इनकम कितनी है। भाई करंट ईयर में आपके जो करंट ईयर है वो करंट ईयर में आपके आरपीएफ से इनकम कितनी हुई, करंट ईयर में आरपीएफ से इनकम कितनी है, पहले वो लीजिए। एंड गाइज एफ एवरेज का मतलब होता है कि आपके फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, उसका एवरेज ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड एफ एवरेज। आप में से कोई अगर दिमाग वाला बंदा है, दिमाग वाले तो सब है, बट अगर कितना क्लिक होता है उस पे है, आप में से कोई मुझे करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करके बता सकता है कि करंट ईयर की इनकम कितनी है आपके आरपीएफ पे, मतलब करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना है आरपीएफ पे, मुझे ये आप बताओगे। कोई अगर बता सकता है तो मुझे बताने की कोशिश करिए। दैट इज इंटरेस्ट फ्रॉम आरपीएफ फॉर प्रीवियस ईयर 23 चॉइस। ये मुझे कोई कैलकुलेट करके बता दीजिए, अगर कोई बता सकता है तो। कशिश रुक जा बेटा। हां जी, इफ एनीवन क्या मुझे कोई बता सकता है इस साल की आरपीएफ का इंटरेस्ट कितना है? क्वेश्चन आपके सामने है, आपको यह बताना है कि इस साल में आरपीएफ पे इंटरेस्ट कितना आया वो बताना है। जो सही बताएगा उसको चॉकलेट। ऑनलाइन एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, जिसका नाम बता दूं मैं, निखिल प्रताप करके एक बच्चा है जिसने सही आंसर दिया ऑनलाइन वाले ने। यश सिंगला ने भी सही आंसर दिया है, बहुत पूनम चंद अग्रवाल ने सही आंसर दिया है, साक्षी कुमारी ने सही आंसर दिया है, नमन ने भी, वेरी गुड यार, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। बताओ इस साल की इंटरेस्ट की इनकम आरपीएफ पे कितनी, अमाउंट 2,06,000 और कोई 3,11,600 समथिंग। इस साल आरपीएफ पे इंटरेस्ट की इनकम क्या है वो बतानी है आपको। दिस इज माय क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन यह है कि इस साल आरपीएफ पे इंटरेस्ट कितना आया होगा वो आपको बताना है बस। इस साल मतलब भाई 23-24 प्रीवियस ईयर, 23-24 प्रीवियस ईयर जिसका यहां पे बात कर रहे हैं। हाँ, 2,15,448 रॉन्ग आंसर। इस साल मतलब आप 23-24 की बात कर रहे हो, मैं इस साल की आरपीएफ पे इनकम कितनी होगी वो बताना है आपको। 2,06,711। योर नेम? अवनी। 1,66,000। ठीक है,
वेरी गुड. राइट आंसर इज 2,06,711 जिसका आंसर आया वो राइट है. बट 90% लोगों को पता ही नहीं चला कि भाई आया कैसे. मैं बताता हूं. एक बात बताओ मुझे. मैं बात ये कर रहा हूं कि 23-24 में आपको 23-24 में प्रीवियस ईयर 23-24 में आरपीएफ पे इंटरेस्ट कितना अक्रू हुआ वो आपको बताना है. एक बात बताओ. एग्जामिनर ने आपको यह दे रखा है कि इस साल आरपीएफ का ओपनिंग बैलेंस जो था वो 981,137 था एंड क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका 27,43,048 है. तो भाई साहब एक बात बताओ. मैं क्लोजिंग फंड का बैलेंस है वो आरपीएफ का इतना है, ओपनिंग बैलेंस इतना था, तो इसका डिफरेंस जो होगा वो मैं बोलूं इसमें दो चीजें आई होगी. क्या? एक तो करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन आया होगा और एक इस साल का इंटरेस्ट आया होगा. तो इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस लेके और उस डिफरेंस में से करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन अगर मैं हटा दूं तो मुझे मिल जाएगा ना इस साल का इंटरेस्ट कितना अक्रू हुआ है इस पे. तो मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं यहां पे इंटरेस्ट इस साल का कैसे निकालेंगे. तो इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे एक काम करो. सबसे पहले बताओ इस फंड का क्लोजिंग बैलेंस कितना है इस साल का. 43,048 माइनस कर दो ओपनिंग बैलेंस. हाँ, 9,81,137. तो बेटा इस साल का आपका 17,61,911 आया. अब इस साल कंट्रीब्यूशन किसने कितना किया, तो हम बोल रहे हैं एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन 7,77,600 किया और एम्प्लॉय भी इतना ही कंट्रीब्यूशन करता है. तो इतना पैसा एम्प्लॉयर ने डाला, इतना ही पैसा एम्प्लॉय ने डाला. तो एक बात बताओ, इसमें से आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड इतना ही पैसा इस फंड में एम्प्लॉय ने डाला होगा. तो बेटा 777,600 जो है वो दोनों ने किया. तो मुझे बताइए आपका बैलेंस कितना आया. 2,06,711. ये इस साल का इंटरेस्ट आ गया. दैट इज इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 23-24. अब आप एक काम करिए, ये तो आपके लिए आई आ गया. तो आपके पास में आई जो आया दैट इज 2,06,711. अब आपको एफ एवरेज लेना है. मतलब आपके फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना था प्लस करिए क्लोजिंग बैलेंस और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए. तो मैं यहां पे अगर एफ एवरेज लेने जाता हूं तो एफ एवरेज के लिए ओपनिंग बैलेंस था 9,81,137, क्लोजिंग बैलेंस है 27,43,048 और डिवाइड बाय कर दीजिए 2. तो कितना आता है 18,092. तो मैंने यहां पे ले लिया 18,62,092. तो बताइए कितना आया 0.1110. तो 0.1110 आया. इसको आप यहां फॉर्मूला में आर की जगह प्लेस कर दीजिए 1110 सॉरी 1110. तो कितना आया आपके पास टैक्सेबल अमाउंट 151531 करके है. इतना आपके लिए 31.9 है क्या. तो आप इसको 2 कर दूं तो 1532 है. इतना आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट आ जाएगा. दिस इज योर टैक्सेबल इंटरेस्ट. इतना आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट आ जाएगा. आपका कॉपी करना कहां से बाकी है. ये हुआ. अच्छा ये भी नहीं हुआ. पिछले साल का तो हो गया था ना. पिछले साल का हो गया. 23-24 का यहां से कॉपी करो.
कितने लोग अभी तक यही पेज पे लिख रहे हैं? रेज योर हैंड। कोई नहीं, सबका हो गया था फिर तो। चलो तो फिर ये कॉपी करो। सर मेरी लाइट चली गई थी, ये कॉन्सेप्ट कब तक चलेगा? तेरी लाइट नहीं गई थी, घर की लाइट गई थी, ठीक है। क्या हुआ? उसकी लाइट आएगी ना, ऐसा फॉर्मूला देखेगा, बोले ये क्या हुआ। हाँ कशिश बेटा रुक जा, कशिश बेटा है बेटी है, रुक जा बेटा। हाँ बोला अब तो जीएसटी की बुक भी आ गई, तुम्हारी ही नहीं आई करके, ठीक है। कॉम्पैक्ट ही नहीं दी हमको, आ जाएगी वो तो, मतलब ऐसे बोल रहे जैसे सबकी बारातें आ गई, मेरी डोली कब उठेगी, वो वाली बात कर रहा है। हाँ जी चलो झालं। हाँ क्या गालो? चलो आज अपना 50th लेक्चर है, वेरी गुड। हाफ सेंचुरी। चलो हाय डी, चलो बोलो डन। हाँ पहले अभी तक अगला साल और करना है ये। हाँ चलो बोलो डन। शेष भाई, सन्या भाई बोल रहा है मुजरा हो जाए सर, ठीक है। मतलब ये बंदा जैसे आराम से बैठा और बोला मुजरा करो हमारे लिए, ठीक है, हमारी खिदमत में मुजरा पेश किया जाए करके, ठीक है। जूते खाओगे जूते बेटा, चप्पल खाओगे तुम। चलो अब अगले साल की बात करते हैं। अगला साल कौन सा है? एक खजूर। प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। अब एक बात बताइए, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। अब एक बात बताओ, इस साल का भी सैलरी तो सेम ही रहेगा ना? हाँ अरे सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? सैलरी पूरे साल का सेम ही 6 लाख रुपया महीने का। तो मैं बोलूं इस साल में आपका एक तो टैक्सेबल अमाउंट अंडर सेक्शन 17(2)(7 में कितना आएगा? तो मैं बोलूं 17(2)(7 जो है उसमें तो आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा? तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 777,600 पे 10% कितना आया? 77760। हाँ मैंने यही गलत लिखा क्या? ओ भाई साहब, कितना आएगा? 77 लाख बस। अब एक बात बताओ, माइनस आपका 7 लाख के 50,000 से ऊपर वाला कितना है? कितना है? 27,600। तो इतना टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल 27,600। हाँ जी हाँ जी बोलो डन। अब एक बार, अब टैक्सेबल इंटरेस्ट कितना होगा इस पे? टैक्सेबल अमाउंट अंडर सेक्शन 17(2)(7)(a, तो वहां पे तो फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या है बोलो? BC डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय R प्लस
PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। तो जो जो आपको पता है वो लिख लो। तो मैं बोलूं इस साल में आपका 7.5 के ऊपर वाला कितना है? करंट ईयर का 27,600 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, प्लस में PC1 मतलब पिछले सालों में पिछले सालों में 7.5 के ऊपर कितना था? तो मैं बताऊं लास्ट ईयर ही तो था एक 27,600 प्लस TP1 मतलब पिछले सालों में इस सेक्शन में इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल हुआ था? तो मैं बोलूं आपने लास्ट निकाला था ना कितना? 1532। तो 1532 मल्टीप्लाई बाय आर। अब अपन निकाल लेते हैं आर करके, ठीक है? तो अब अपन निकाल लेते हैं आर। तो आर का मतलब होता है इंटरेस्ट डिवाइड बाय एफ एवरेज। अब आप इस साल का इंटरेस्ट निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? कैसे निकाल पाओगे? क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, कितना दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस? 46,48,000 हाँ 555 माइनस कर दो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 27 43 048। तो बैलेंस कितना आया? 19,000 नहीं होगा बेटा, 19,05,507 माइनस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है? तो दैट इज आपका 777,600 777,600। तो बताइए आपका इंटरेस्ट कितना आएगा? 3,50,000 307। तो ये तो आ गया आपका आई। अब आप एफ एवरेज के लिए आप एक काम करो, 27,43,048 प्लस 46,48,555 डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आया? 36,95,802। अब आप एक काम करो, तो आपका रेट आ जाएगा 3,50,307 डिवाइड बाय 96,95,802 कितना आया? 0.094 आया। यहां पुट कर दो मल्टीप्लाई बाय 0.094 एंड यहां पुट कर दो 0.094। कितना आया? 1308 नहीं आएगा यार, थोड़ा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स बेटा। हाँ 4086 तो 36 कर लो, 4036। डीए क्यों नहीं लिया? अरे डीए लिया है बेटा, डीए का लिया है, डीए का 10%, सबका मिला के लिया है 10%। चलो कॉपी करो, घर पे जाके एक बार वापस से चाय पी के देखना ये फॉर्मूला। डन। ये इनकम टैक्स में मैथ्स कहां से आ गया? हिमानी बेटा मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। अब एक बात बताओ, ए भाई ये तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो था वो 7.5 के ऊपर था, तो उसका 7.5 के ऊपर पूरा परक्यूजेट माना गया और उस पे जो इंटरेस्ट आया
7.5 के ऊपर वाले पे जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल किया ड्यू टू दिस फॉर्मूला। एक बात बताओ, कल मैंने ये भी तो बताया था कि एम्प्लॉय ने अगर आरपीएफ में 2.5 लाख से ज्यादा पैसा डाला तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी तो टैक्सेबल होगा। तो एम्प्लॉय ने भी तो बेटा तीनों साल में 2.5 लाख से ज्यादा ही डाला है, तो 2.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक नोट लिख लो, वो पूछा नहीं है इसमें कुछ भी, तो आप नोट लिख लीजिए। लिखिए एक नोट लास्ट में, लिखिए नोट लिखिए, क्योंकि उस पे जो इंटरेस्ट आएगा 2.5 लाख के ऊपर वाले पे, नॉर्मली क्या होता है आरपीएफ और उसमें इंटरेस्ट का परसेंटेज वगैरह अपने को दे नहीं रखा है, तो इंटरेस्ट कितना परसेंट है क्या है वो कुछ भी नहीं दे रखा करके, ठीक है। और उसमें अपन ने ये देखा था 9.5% तक इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है एंड ऑल, बट गाइस यहां पे 2.5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर वाले पे टैक्सेबल होगा। तो आप सिर्फ एक नोट लिख के दे दीजिए, लिखिए सिंस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन to RPF is more than 2,50,000, since employee contribution to RPF is more than 2,50,000, so interest on excess contribution over 2,50,000, so interest on excess contribution over 2,50,000 is also taxable in hands of employee. चलिए डन गाइस। अब है ना, मैं आपको पता है सैलरी हेड में अलग अलग जगह सैलरी का डेफिनेशन अलग अलग था। अब कौन सी जगह क्या सैलरी का डेफिनेशन था, तो अगर मैं आपको समराइजर में 1 मिनट में बताना चाहूं कि सैलरी हेड में कौन सी जगह सैलरी का डेफिनेशन क्या था, तो मैं आपको बताऊं, एक अपन ने ग्रेचुइटी पढ़ा था, बोलो ग्रेचुइटी पढ़ा था, और ग्रेचुइटी में जो पोगा एम्प्लॉय था ना, उसमें सैलरी की डेफिनेशन में अपन ने लिया था बेसिक प्लस डीए बोथ लिया था पोगा में, ठीक है। बाकी सब जगह मतलब ग्रेचुइटी जो नॉन पोगा वाला था, नॉन पोगा, या फिर आपका जो लीव सैलरी था, लीव सैलरी, या फिर आपका एचआरए था, हाउस रेंट अलाउंस, या फिर तुम्हारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, या फिर तुम्हारा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। गाइज यहां सब जगह सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। एंड गाइस जो हाउस फैसिलिटी था, हाउस एंड होटल, उन दोनों के केस में आपका सैलरी का डेफिनेशन था बीडीबी एसीए। बस इसको छोटा सा कॉपी कर लो बस। संगम भाई प्लीज कॉपी डाउन। नवनीत भाई चलिए, वीआरएस लास्ट वीआरएस लिखा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एचआरए, लीव सैलरी, ग्रेचुइटी, उधर लिखा हाउस एंड होटल, बीडीबी एसीएम। हाउस एंड होटल, हाउस एंड होटल,
फालतू बात मत करो, थप्पड़ खाओगे। हाउस एंड होटल, आओ इधर थप्पड़ खाते हैं, ठीक है। पता है वो मैंने आजकल वो यूट्यूब पे कभी कभी वो ऐसे सजेशन में थप्पड़ खाने वाला भी गेम होता है क्या? हाँ। वो ऐसे वो मुंह में कुछ डालते हैं, पता नहीं क्या डालते हैं, और उसके बाद मतलब दांत वात टूट ना जाए इसलिए। पर ये कौन सा गेम है यार? इंटरनेशनल लेवल पे गेम है ये साहब। साउथ कोरियन खेलते हैं गेम, तो किसी का दिमाग मतलब वैसे दिमाग पे लग जाए तो। आयुष तुम्हारे तो दिमाग पे लगेगा ही नहीं क्योंकि बहुत बाल है। साहिल तुम्हारे दिमाग में भी नहीं लगेगा। बच्चे बोल रहे दिमाग ही नहीं है। हेडिंग क्या दे इसका? कोई भी हेडिंग क्या? सैलरी मीन्स, सैलरी मीन्स। चलिए चलिए, डन डन डना डन डन। चलो अब एक काम करते हैं, आप लोग जो क्वेश्चन आपको दिए थे, कौन से क्वेश्चन में डाउट है पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 22 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, इस क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। इसका इंटरप्रिटेशन में हो सकता है आपको डाउट आ जाए। देखो देखो, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए और क्वेश्चन नंबर 13 ये बोलता है, मिस्टर एक्स एंड वाई वर्किंग फॉर द गामा लिमिटेड एज पर द सैलरी फिक्सेशन नॉर्म द फॉलोइंग परक्यूजिट वर ऑफर्ड। मिस्टर एक्स को बोला, मिस्टर एक्स हु एंगेज द डोमेस्टिक सर्वेंट ऑफ 500 पर मंथ, हिज एम्प्लॉयर रीएम्बर्स द एंटायर सैलरी पेड टू द डोमेस्टिक सर्वेंट 500 पर मंथ। एक बात बताओ, और दूसरे को वाई को क्या दिया है? वाई को कंपनी ने डोमेस्टिक सर्वेंट दिया है। ये दोनों लाइनें सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है या सेम है? हाँ, अलग अलग है या सेम है? हाँ, क्या फर्क है दोनों में? पहले और दूसरे में क्या फर्क है? पहले और दूसरे में क्या फर्क है? पहले में नौकर किसने रखा है? एम्प्लॉय ने, और नौकर का पैसा जो है वो एम्प्लॉयर दे रहा है। और दूसरे में क्या है? कंपनी ने नौकर दिया है। अगर एक बात बताओ, इन दोनों में से मैं ये बोलूं फ्री सर्वेंट दिया, कौन से, पहले में या दूसरे में? फ्री सर्वेंट का फैसिलिटी दिया, पहले में या दूसरे में? राइट आंसर इज दूसरे में फ्री सर्वेंट का फैसिलिटी दिया। अब एक बात बताओ, फ्री सर्वेंट का फैसिलिटी दिया तो टैक्सेबल है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वहां पे मैंने ये बोला था कि कुछ परक्यूजिट ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ही टैक्सेबल है। एक तो कार फैसिलिटी, एक एजुकेशन फैसिलिटी अगर एम्प्लॉय के बच्चों को दिया, एक फ्री सर्वेंट दिया, घर में इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी दिया, वाटर सप्लाई दिया, वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, नॉन स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल नहीं होता। और मैंने आपको यह बताया था आजकल तो सभी स्पेसिफाइड है, क्योंकि जिसका 50,000 से ज्यादा सैलरी है वो स्पेसिफाइड है। तो भाई साहब, ये दूसरा पॉइंट जो है ना, ये दूसरा पॉइंट फ्री सर्वेंट वाला है। तो फ्री सर्वेंट वाले केस में मैं दूसरे पॉइंट में यह लिखूंगा कि इट इज टैक्सेबल इफ एम्प्लॉय इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, अदरवाइज इट इज नॉट टैक्सेबल। तो देखिए दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, इन केस ऑफ वाई इट कैन नॉट बी कंसिडर एज ऑब्लिगेशन विच द एम्प्लॉय वुड मीट। द एम्प्लॉय माइट चूज not to have a domestic servant. This is taxable only in case of specified employee. Hence there is no perquisite element in hands of the Y. तो in simple word मैं बताऊं, यहां पे सिर्फ specified employee है तो ही taxable होगा, अगर non specified employee है तो taxable नहीं होगा। लेकिन पहले केस में आपको पैसा दिया है, यहां सर्वेंट नहीं दिया, आपको पैसा दिया, आपने अपने हिसाब से नौकर अपॉइंट कर लिया, तो ये सबके लिए टैक्सेबल है। ये जो है ये सबके लिए टैक्सेबल है। तो देखिए, इन केस ऑफ मिस्टर एक्स
It become the obligation which the employee would have discharged even if the employer did not reimburse the same. Hence, the perquisite will be covered under section so and will be taxable in hands of X. This is taxable in case of all employee. तो देखो, फ्री सर्वेंट दिया जाता है, फ्री नौकर दिया घर पे, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल है, नॉन स्पेसिफाइड में एग्जेम्प्ट है. लेकिन बेटा अगर पैसा दिया और आपने अपने हिसाब से नौकर अपॉइंट किया तो सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा. उसके बाद आई थिंक क्वेश्चन नंबर में जिसमें डाउट है बच्चों को 20 में डाउट है. क्या डाउट है 20 में? हाँ, क्वेश्चन 20 में आपको डाउट है? देखा ही नहीं है तो क्या ही डाउट होगा जिन लोगों ने. हाँ, एचआरए है ये क्वेश्चन ही पूरा एचआरए है. तो ये हर महीने के लिए अलग अलग किया है. क्यों अलग अलग किया है? क्यों सैलरी चेंज हो रही है, एज वेल एज आई थिंक कहीं कहीं एचआरए भी चेंज हो रहा है. तो सैलरी 10,000 से 11,000 हो रही है एंड आई थिंक फिर एचआरए भी चेंज हो रहा है. अब यार ये क्वेश्चन जो है ना, ये इंस्टीट्यूट ने एक ही क्वेश्चन दे रखा है, ये ऐसा करके, ये जैसा है वैसा देख लो करके, जैसा इन्होंने किया है वैसा आप देख लो कि कहीं पे सैलरी चेंज हुई है, कहीं पे जो है वो एचआरए चेंज हुआ है, कहीं पे आई थिंक जगह भी चेंज हुई है. क्या कि पहले गाजियाबाद में रहता था फिर दिल्ली में रहता है, ऐसा है? तो दिल्ली में कितना लेंगे? 50% लेंगे एंड गाजियाबाद में कितना लेंगे? 40%. तो जैसा इन्होंने दे रखा है ना वैसा इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लो, रट्टा मार लो, जैसा भी है वैसा करके आ जाओ. ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो इतना बड़ा क्वेश्चन उन्होंने एचआरए पे दे रखा है, तो जैसा दे रखा है इसको आप देख लीजिए करके, ठीक है. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों को डाउट है. 22, अच्छा 22 में डाउट है. अपन अभी इस 22 को खुद कर लेते हैं क्लास में ही. चलिए, सिंपल है, मैं यहीं पे करा दूंगा. चलिए, अच्छा अकोमोडेशन है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं. 22 मैंने मना किया था ना करने के लिए. मैंने 2 क्वेश्चन बोले थे, मना किए थे. कौन कौन से? 9 और 17 मना किया था, कटवाया था मैंने, बोला था काट देना. चलो 17 काट दिया. तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है, क्वेश्चन नंबर 22, मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 22 आईसीआई के मॉड्यूल में दे रखा है क्या? हाँ पक्का? क्वेश्चन नंबर 22 है वो आईसीआई के मॉड्यूल में सेम दे रखा है क्या? मुझे एक बार सेम कहीं पे कोई फर्क नहीं है? आर यू श्योर? हाँ सेम दे रखा है पक्का? तो इसको आईसीआई के मॉड्यूल से कर लेना. आईसीआई मॉड्यूल से इसका आंसर देख लेना, ठीक है. आंसर इसका आईसीआई मॉड्यूल से देख लेना. कहां पे दिल्लो में बता देता हूं. ये बोले ड्रीम 11, आप क्या कर रहे थे ड्रीम 11 पे? अरे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, सीए फाइनल में ड्रीम 11 से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. हाँ चलो, कौन सा क्वेश्चन था वो मुझे कोई बता सकता है? क्वेश्चन नंबर 3 एट द एंड में 3. तो एट द एंड में जो आईसीआई के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 है. तो आप लोग एक काम करना, ये वाला क्वेश्चन है 3. हाँ सेम क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर आईसीआई के मॉड्यूल में, नए मॉड्यूल में, नया मतलब अभी जो वेबसाइट पे आया है 3.121. मैं एक काम करता हूं, इसका फोटो लेके डाल दूं उधर, तो क्या होगा, तुम फिर गरीब बोलोगे कि कैसे ये क्या हुआ. फाइनल में सट्टा लगाने को सिखाया जाता है. हाँ सिखाया जाता है. क्या करना है तुझे? खजूर. फाइनल में तुमको भी सिखाएंगे टीडीएस में सट्टा लगाना. यही है इसका आंसर.
एक बात बताओ, मोटरसाइकिल क्या कार है क्या? यस और नो? मोटरसाइकिल क्या कार है क्या? राइट आंसर इज नहीं। तो मोटरसाइकिल कार नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मोटरसाइकिल इज नॉट अ कार। तो मैं यहां पे इस क्वेश्चन को डाल रहा हूं। ये क्वेश्चन है, ये इसके सॉल्यूशन का पहला पेज है और ये इसके सॉल्यूशन का दूसरा पेज है। हाँ, तुम सिलजा पढ़ती तो हो, मतलब ये समझ में आ गया मुझे। तुम पढ़ाई तो करती हो कुल मिला के। मेरे को लगता था सिर्फ झगड़े ही करती हो, बट फिर पता चला कि नहीं नहीं, तुम पढ़ाई भी करती हो झगड़े के साथ साथ। बट झगड़ा तो बेचारे ऐसे ही तुमने सुना दिया। बोला अब आप मत छेड़ो, वापस हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, नहीं। झगड़े नहीं करने का, कुछ भी करो झगड़े नहीं करने का, ठीक है। क्या ही मतलब है, थोड़े दिन तो यहां साथ में हो। ये तुम्हारा क्वेश्चन था, डन। देव सप्रा, वो पीपीएफ अलग होता है रे, ये सब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। चलो डन। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बोलो ना, मैं यहां लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर, वाह, डन। तो अब हमारा सैलरी टॉपिक कंप्लीट होता है।